हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड स्टूडेंट्स को एंड आई होप आपने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पूरा लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, है ना। और आप बिल्कुल ही खुश होंगे अपने लेक्चर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन प्री-वाईक्यू बेस्ड एक सेल्फ अटेस्ट भी अटेम्प्ट करा होगा, खुद से और ऑनेस्टी के साथ सॉल्व किया होगा, राइट। तो अब मैं आपको उसी ही जो पी-वाई-क्यू बेस्ड सेल्फ टेस्ट था वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज हम अपना 4th चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कर देंगे खत्म, राइट स्टूडेंट्स। चलो फिर शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। सो सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, ठीक है। ये नहीं है सक्सेस और फेलियर आपको मैटर नहीं करना चाहिए इस टाइम ये नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, नहीं। आपके अंदर जोश होना चाहिए, वो काउंट होना चाहिए कि भाई करना है ना। केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, ठीक है, ये सारे हमारे पास जितने भी लेक्चर्स है, हमारे पास जितना भी हमारा सिलेबस है वो कवर करना है। वो आपको अपने अंदर स्पिरिट मेंटेन करके रखनी है कि मुझे करना है, वो करेज, वो जोश अपने अंदर फिल करके रखना है, पूरा बिल्कुल पैक होके बैठना है कि नहीं मुझे करना है। डजेंट मैटर कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है, कैसा पेपर आएगा, उसके बारे में ओवरथिंक करके ना अपना टाइम वेस्ट ही करोगे आप। इससे बेटर है उसको यूटिलाइज करो और अपना काम अच्छे से करो। मेन चीज ये है, अगर अपना काम अच्छे से कर लिया तो बस फिर सक्सेस भी मिल जाएगी, है ना। और आपको पता है, आप खुद अपने आप से ऑनेस्ट है कि आप अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हो। आप क्या वो टाइम मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो जो मैम ने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था, राइट। तो ये सारी चीजें आपकी मैटर करेगी आपकी सक्सेस और फेलियर के लिए। और ये दोनों ही लास्ट टॉपिक्स है, बिल्कुल लास्ट रिजल्ट डे वाले टॉपिक्स है, जो कि 2, 3, 4 महीने अभी कितना दूर है। उससे पहले तो आपकी स्पिरिट है, उससे पहले आपका करेज, उससे पहले आपकी इंस्पिरेशन है कि मुझे करना है, मुझे काम अपना कंप्लीट करना है, मुझे अप टू डेट रहना है लेक्चर्स के साथ, अपने टाइम टेबल के साथ, राइट स्टूडेंट्स। तो फिर यहीं से हम अपना शुरू करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेल्फ टेस्ट। और उसमें आपको पता ही है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं MCQs दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स। हर एक लैंथेनॉइड के लिए कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन होती है। बिल्कुल लास्ट में हमने पढ़ा था कि लैंथेनॉइड सीरीज में हमें जो डोमिनेंट हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 देखने को मिलती है। तो आंसर आ जाएगा हमारा पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, दैट इज जिंक। क्यों ऐसा होता है कि जिंक हमारे पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिंक ऑलरेडी ही अपनी 3d10 4s2 स्टेट में होते हैं। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से निकाल के 3d10 कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं, जो कि स्टेबल है, फुली फिल्ड d ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास जो जिंक है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक आयन। ऐसा कौन सा जो पैरामैग्नेटिक आयन है। पैरामैग्नेटिक मतलब जो स्ट्रांगली इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से, राइट, जो स्ट्रांगली इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। अब आप देखो जिंक 2 पॉजिटिव है, जिंक 2 पॉजिटिव, इसका मतलब 3d10 वाली कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल है, किसी से इफेक्ट नहीं करेगा। निकल जो है वो 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन और देगा जल्दी से मैग्नीशियम वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आने के लिए, 3d5 के स्टेट में आने के लिए। तो यहाँ पे जो निकल है वो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, सो दैट इफेक्ट होने के बाद वो 3 इलेक्ट्रॉन अपने फटाफट देख के एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में आ सकते हैं। वहीं देखा जाए कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास
3d9 4s1 की, वहां से s ऑर्बिटल में से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है और हमें पता है कॉपर की 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 3d10 हो जाता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही, राइट। तो बहुत मुश्किल से अपना इलेक्ट्रॉन देगा, अगर देगा भी तो, ठीक है। सिल्वर का भी सेम एजेंडा है। सो बेसिकली निकल 2 पॉजिटिव जो है वो पैरामैग्नेटिक आयन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक आयन। ऐसे कौन से कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक आयन की टेंडेंसी को शो करेगा, ठीक है, दैट इज 3d5। ऑब्वियसली बात है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से वो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक आयनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। 3d7, 3d8, 3d2 ये स्टेबल है बट उतने नहीं है जो 3d5 और 3d10 होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड इज, लैंथेनाइड्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हमें पता है यहाँ पे 4f ऑर्बिटल को फिल किया जाता है, 5d ऑर्बिटल में से 0 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6s2 फुली फिल्ड होता है। तो सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। 4f1 to 40 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। फिर 5d में से 0 to 10 होएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी जो होएगा वो आपका राइट आंसर होएगा, ना कि सी, ठीक है, क्योंकि 0 to 10 यहाँ पे मेंशन है, बी आपका राइट आंसर इंस्टेड ऑफ सी, ठीक है, क्योंकि 0 to 10 वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है एंड 6 to s2, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर है, सी नहीं है, बी राइट आंसर है। What is meant by lanthanide contraction? अच्छा, यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत थोड़े से ही थे, राइट। तो यहाँ का इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट कम है और यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट ज़्यादा कैरी कर रहे हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होती है जहाँ पर 4f ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाता है एज कम्पेयर टू 5d ऑर्बिटल, ठीक है। इस वजह से हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर एक रेगुलर क्या होता है, डिक्रीज इन साइज आ जाता है, जो हमने देखते हैं कि सीरीज 2 और सीरीज 3 का साइज जो होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है क्योंकि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है। वहाँ पे क्या होता है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, वहाँ पे 4f ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाता है, 5d ऑर्बिटल को बाद में फिल किया जाता है। उसके वजह से एक एटॉमिक रेडियाई में रेगुलर डिक्रीज आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। नेक्स्ट, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल होते हैं जो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करते हैं। तो वो जो 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करता है या फिर वो 3d5 की कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है या 3d10 के कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है, तो इधर इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स और इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 और 3d10। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलते हैं ताकि स्टेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, पहली चीज। और दूसरी, यहाँ पे ns और n-1d ऑर्बिटल, जो ये 2 ऑर्बिटल है हमारे पास, डेट इज हम बोलते हैं यहाँ पे बोले 3d और हम बोल देते हैं यहाँ पे 4s ऑर्बिटल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 3d एंड 4s ऑर्बिटल, इनके जो एनर्जी लेवल है ना वो लगभग सेम है ना, तो इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है एक्सेप्ट स्कैंडियम एंड जिंक। स्कैंडियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन देके आर्गन वाली कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, हालांकि जो जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन देके आर्गन 3d10 बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। एक्सप्लेन वाले क्वेश्चंस आगे। जनरली देयर इज एन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहली सीरीज में जब हम स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो उन्होंने स्कैंडियम और जिंक को छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने बोला है कि टाइटेनियम से कॉपर तक जाते जाते डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है एलिमेंट्स की। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, राइट। टाइटेनियम में 2 है, फिर क्रोमियम में 3 है, फिर मैग्नीज में हमारे पास 5 है एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ऐसे फिल होते जाते हैं। सॉरी, वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में 4 है, मैग्नीज में 5 है एंड सो ऑन हो जाते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनने लग जाते हैं,
ठीक है। जब मैग्नीज है उसके बाद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बारी आ जाती है, जिसकी वजह से इंटरनल रिपल्जन्स हो जाती है और एटॉमिक साइज जो होता है कहीं ना कहीं वहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, उस वजह से डेंसिटी में भी इंक्रीज आ जाता है। नेक्स्ट, transition elements and their compounds are generally found to be good catalyst in chemical reaction। ये जो होते ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, आपने देखा होगा हमने कई बार यूज करते हैं V2O5, राइट, Ti2O3, है ना। ये वाली वैल्यूज को, ये वाले जो कंपाउंड्स है टाइटेनियम के, वेनेडियम के, इनको यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। और हम बोलते हैं ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, ये क्या करते हैं, अपने इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की हेल्प लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए पेयर्ड कर देते हैं और फिर उसके बाद उसी में से इलेक्ट्रॉन्स को लेके एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके कैटालिटिक बिहेवियर शो करते हैं, जिस वजह से एज अ कैटलिस्ट ये बहुत अच्छे यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। मैंने बोला था ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड कंपाउंड्स इंपोज करते हैं, क्योंकि इनके पास डी इंटरनल ट्रांजिशन होती है। ये लाइन मत भूल जाना, डी इंटरनल ट्रांजिशन, दैट इज डी ऑर्बिटल में इंटरनल जंपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जैसे वो हायर स्टेट में जाएगा, हायर स्टेट से वापस अपने घर में जब वो आएगा, उधर से आते आते यहाँ पर इस एनर्जी गैप में वो कलर इंपोज करेगा विजिबल रीजन के बिलोंग में, ठीक है। विजिबल रीजन में जो कलर्स आते हैं वो कलर इंपोज करेगा, जैसे वायलेट हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज जो होते हैं ना वो नियॉन ग्रीन, सीश ग्रीन जो होता है वो देता है, ठीक है। जो स्कैंडियम होता है वो वायलेट देता है, जिंक के कंपाउंड्स वाइट होते हैं, कॉपर के कंपाउंड्स, ठीक है, ब्लू होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो हायर स्टेट, हाई एनर्जी से लोअर में आ रहा होता है तो उस एनर्जी लेवल में कुछ ना कुछ कलर इंपोज करता है जो कि विजिबल रीजन में बिलोंग करता है, और उस कलर के वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड बन जाते हैं। तो क्या आपको याद करना है? डी ट्रांजिशन, ठीक है, डी ट्रांजिशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लिखना बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है, या विजिबल लाइट बोल सकते हो, विजिबल रीजन के कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नेक्स्ट, जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी के केस में। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी के केस में फुली ऑर्बिटल, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, जिसके वजह से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जहां पर कंप्लीटली हाफ फिल्ड बोल सकते हैं या इनकम्प्लीट फिल्ड ऑफ डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। नेक्स्ट, असाइन रीजंस फॉर द फॉलोइंग। अब हमने रीजंस देने, वही सेम है, एक्सप्लेनेशन देने हैं, ठीक है। ये इस फॉर्म में आए हुए हैं क्वेश्चंस, है ना, 1 बाय 1। तो ये सारे जितने भी 1 मार्कर होते हैं ना, कई बार सारा सम अप कर देते हैं एक्सप्लेन के फॉर्म में, 3 मार्कर या 5 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट है, कॉपर 1 आयन इज नॉट नॉन इन एक्वा सॉल्यूशन। कॉपर की जो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एक्वा सॉल्यूशन में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कॉपर की जो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है एस प्लस कॉपर 1, ठीक है। कॉपर की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो अपने एक्वा सॉल्यूशन में, ध्यान से रखना, जब एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से कॉपर फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन और दे देगा और स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, जिसके वजह से कॉपर 2+ में बनना ज़्यादा, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है उसकी कॉपर 2+ में बनने के लिए बहुत हाई हो जाती है, हालांकि कॉपर पॉजिटिव से। इसलिए कॉपर 1 कंपाउंड्स जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, और कॉपर 2+ में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ
एक्टेनॉइड्स एग्जिबिट ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देन लैंथेनाइड्स। एक्टेनॉइड्स जो होते हैं उनके पास ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है एज कम्पेयर टू लैंथेनाइड्स के। लैंथेनाइड्स क्या होते हैं? जिनके पास सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। एक्टेनॉइड्स जो होते हैं उनके पास +3 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। ऐसा क्यों? इनके पास कौन सा है? 5D है, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पर इनके पास है 5F, ठीक है, 7S और 6D ऑर्बिटल्स। 5F, 6S एंड 7D ऑर्बिटल्स, इन तीनों के जो एनर्जी लेवल्स है वो ये लगभग अगेन D ऑर्बिटल्स की तरह सेम हो जाती है। और सेम होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हाई जंपिंग हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो एटम यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कुछ ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से भी थोड़ी सी एनर्जी भी देंगे हम इन्हें, इलेक्ट्रॉन फटाफट कूद के बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट एक आ जाएगी, ठीक है। इसलिए एक्टेनॉइड्स के पास ज़्यादा रेंज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स के। देन हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग इन नेचर while the same d orbital configuration d4 manganese 3 positive is oxidizing agent, ठीक है। कॉपर 2 प्लस रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। हालांकि जो Mn3 पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Mn3 पॉजिटिव अपना 3 इलेक्ट्रॉन और निकालना चाहता है सो दैट वो एक कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। ऐसा क्यों होता है? तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव नहीं आएगा, यहाँ पे Cr2 पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्रोमियम के रिलेट में हमारे पास आंसर है एज कंपेयर टू कॉपर के, तो आंसर लगभग सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि क्रोमियम जो है वो 3d4 कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेगा एज कंपेयर टू d3 ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड T2g ऑर्बिटल्स। देखो ये T2g वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपके पास क्या आएगा? एनर्जी डायग्राम के अकॉर्डिंग आएगा d ऑर्बिटल के, जहाँ पे 2 एनर्जी डायग्राम्स नीचे होते हैं और फिर एक हायर एनर्जी लेवल जाता है जहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऐसे ये 5 ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? d4 की कॉन्फ़िगरेशन नीचे रह जाती है और d3 की कॉन्फ़िगरेशन ऊपर चली जाती है, जिसके वजह से हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आ जाती है। हालांकि इन Mn2 पॉजिटिव में क्या होएगा? d5 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई है और जब Mn3 पॉजिटिव होएगा तो d4 की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी जो कि अनस्टेबल है। वो बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन भाई ले लेता हूँ और क्लियर हो जाएगा मेरा, मैं d5 की कॉन्फ़िगरेशन में ही रहना चाहता हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है d5 हाईली स्टेबल होने की वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से बिहेव करेगा और जो क्रोमियम है वो क्या करेगा? वो d4 की कॉन्फ़िगरेशन में रहना पसंद करेगा। Next, in a transition series of metals, the metal which exhibits the greatest number of oxidation states occur in the middle of the series. क्या कहना चाह रहा है वो कि जब ट्रांजिशन सीरीज के मतलब एक मेटल्स की जो हमारी ट्रांजिशन सीरीज है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मिडल तक की बहुत ज़्यादा है, फिर मिडल के बाद वाली जो है वो डिक्रीज जाती है, एकदम इंक्रीज आती है फिर डिक्रीज जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर 4s3d में जो होते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास स्कैंडियम में 1 है, ठीक है, फिर हम आते हैं अपने टाइटेनियम में, वहाँ पे d ऑर्बिटल में 2 है, फिर वेनेडियम में आते हैं तो 3 है, क्रोमियम में आते हैं तो 4 है, मैग्नीज में आते हैं तो 5 है। मैग्नीज तक आते आते यहाँ पे हाफ फील्ड होता है, ठीक है। बाकी में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। +1 भी कर सकते हैं, +2 भी कर सकते हैं, +3 भी कर सकते हैं, +4 भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं मैग्नीज से इधर की तरफ जाऊं, ठीक है, अपने जिंक की तरफ जाऊं, तो वहां पे क्या? आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, राइट। यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे पेयरिंग शुरू हो जाती है, तो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी कम हो जाती है और ये लेने में विश्वास रखेंगे, ठीक है। स्कैंडियम से मैग्नीज के जो इलेक्ट्रॉन है वो देने में विश्वास रखेंगे, हालांकि जो मैग्नीज से जिंक के हैं वो लेने में विश्वास रखेंगे। इसलिए एकदम रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 3d इलेक्ट्रॉन्स और 4s इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हाफ फील्ड या फिर बिल्कुल इनकम्प्लीट फील्ड होते हैं। नाउ transition metals and their compounds generally exhibit a paramagnetic behavior.
ट्रांजिशन मेटल्स और जो इनके कंपाउंड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को ज़्यादा शो करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास डी सबशेल होता है जहाँ पे अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर पेयरिंग होगी तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो जाएंगे, और इसी वजह से यहाँ पर ये लोग ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई द एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर क्वाइट हाई। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन काफी ज्यादा हाई होती है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक अट्रैक्शंस होती है जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है, और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई हो जाती है। क्यों? लार्ज पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फटाफट इलेक्ट्रॉन लेगा तो पेयरिंग शो करेगा, पेयरिंग होगी तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बढ़ जाएगी स्टेप बाय स्टेप। Now, which metal in the first transition series 3D series exhibit +1 oxidation state most frequently and why? जो पहली सीरीज है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की, उसमें से कौन सा मेटल जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है और क्यों? तो उसमें से जो कॉपर है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। क्यों? Cu क्या होता है हमारे पास 3D10 4s1, ये इसके अनॉमलीस बिहेवियर में हमने पढ़ा था कि होना चाहिए था 3D9 4s2, लेकिन होता है 3D10 4s1। तो ये क्या करेगा? s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोल तू ले ले भाई, और क्या हो जाएगा 3D10, और 3D10 हाँ फुल्ली फिल्ड हमारे पास d ऑर्बिटल हो जाएगा जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता है। तो कॉपर की क्या हो जाएगी? यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। क्यों? 4s1 में से एक इलेक्ट्रॉन फटाफट दे देगा और 3D10 की कॉन्फ़िगरेशन को ले लेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस आर कलर्ड इन एक्वा सॉल्यूशन एंड वाई? ठीक है, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, Mn2, ये हमारे पास ऑलरेडी ही दिए हुए थे आपको। ठीक है, इनमें से कौन सा कैटायन, ये सारे कैटायंस है, इनमें से कौन से कैटायंस जो है वो कलर्ड है और क्यों? 4s0 3D3 पॉजिटिव, 3D3 पॉजिटिव है, मतलब कि जो यहाँ पे 3D में से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, आर्गन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो कलर इंपार्ट करेगा ही, क्योंकि जंपिंग नहीं होगी, इनर्ट गैस बन गया। ठीक है, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, 3D2 की कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं तो कलर इंपार्ट करेंगे। टाइटेनियम 4 पॉजिटिव S में से भी चला गया, D में से भी चला गया, S में से भी दोनों इलेक्ट्रॉन गए, D में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी गए, तो क्या होगी? आर्गन की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई कलर इंपार्ट नहीं करेगा। Mn2 पॉजिटिव, S में से सारे इलेक्ट्रॉन चले गए लेकिन D ऑर्बिटल के 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, हालांकि हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है इसके पास, लेकिन स्टिल ये क्या करेगा? 3D10 में कन्वर्ट होना चाहेगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग शो करेगा जिसके वजह से कलर देगा। तो V3 पॉजिटिव डेट इज वेनेडियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कलर इंपार्ट करेंगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के बेस पे इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर ली है, राइट। डी एंड एफ ब्लॉक एक छोटा सा चैप्टर है बहुत, और इसके जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी बहुत कम ही आते हैं, रेयर तो नहीं आते, ये कहेंगे 1-1 मार्कर होते हैं जो कि एक सम अप करके 3 मार्कर, ठीक है, या 5 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर? तो ये चार्ट है, ये हमारे पास टाइम टेबल है जो कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने अपना 4th चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ तक के चैप्टर, पहले 4 चैप्टर में से अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो वो आप हमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आपका डाउट है, सो दैट हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। सो स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। टिल दैट टेक केयर एंड डू गुड। ठीक है, अपने स्टडीज को मेंटेन करके चलो, टाइम टेबल के साथ करते रहो।